डिनो मौर्य के यहाँ रिया चक्रवर्ती का बसेरा था और डिनो मौर्य का ड्रग रैकेट में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने जो प्रमुख लोगों के नाम लिए, उसमें डिनो मौर्य सबसे आगे है। डिनो मौर्य से खरीदार थी डिनो मौर्य की रिया चक्रवर्ती। और इन ये जो पागल होने का या उसको मेंटल होने का जो खेल है, अब रिया चक्रवर्ती और आमिर खान के रिश्ते के बीच की गहराई का आधार क्या है? सिर्फ ये नहीं कि आमिर एक हंटर है, वो हमेशा लुकआउट में रहता है नए-नए शिकार। और रिया चक्रवर्ती मुमकिन है कि आमिर का नया शिकार हो। क्योंकि ये उस वक़्त बॉलीवुड में घूम रही थी। वो कहती भी है कि आप मेरे एक फ़िल्म के ऑडिशन पे आई थी, उसमें आप फ़ेल हो गईं, लेकिन हमने आपको। और वो रिया चक्रवर्ती अपने माता-पिता को उनका मैसेज बताती हैं कि कैसे आमिर खान ने मुझे संदेश भेजा कि आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, लेकिन मैं आप में बहुत संभावनाएँ देख रहा हूँ, लेकिन अभी इस वक़्त इस मूवी में आपको ब्रेक नहीं दे सकता हूँ। आमिर के ख़ानदान में मेंटल होने की पुरानी परंपरा है। इनके बहनों के भी बारे में कहा जाता है, इनके पिता के भी बारे में कहा जाता है और स्वयं माननीय आमिर खान के बारे में भी कहा जाता है कि डिप्रेशन के दौर से आमिर खान साहब भी गुजरे थे। 2-3 कारण हो सकता है। एक तो उनका कद उनको परेशान करता होगा, एक्टिंग तो बड़ी अच्छी है, देखने में भी चिकने-चुपड़े हैं। लेकिन और आपको याद कीजिए कयामत से कयामत तक जब आया था तो पूरा देश पूरी देश में दीवानगी थी उनके लिए और उस वक़्त तो रिया चक्रवर्ती की शायद जन्म भी नहीं हुआ होगा या जन्म हो गया होगा, बहुत छोटी होगी, जन्म के आस-पास की होगी। और वो रिया चक्रवर्ती अपने पॉडकास्ट में आमिर भाई को बोलती भी हैं। तो आमिर खान भी डिप्रेशन से गुजरे हैं और डिप्रेशन को से बाहर निकलने के लिए असल में हाइपर डिप्रेशन की शिकार ये लड़की खुद है। एक डिप्रेशन होता है जब आपको किसी चीज में मन नहीं लगता है, आप सबसे अलग रहना चाहते हैं, कट जाते हैं, चुपचाप रहना चाहते हैं, बैठ जाते हैं। और एक डिप्रेशन अलग तरह का होता है जिसमें आप हाइपर हो जाते हैं, आपको लगता है हम तो पूरी दुनिया में कमाल कर सकते हैं, हम ही हम हैं। उसी हम ही हम का शिकार थी ये लड़की। लेकिन इसको ड्रग का अपना धंधा चलाना था। तो जो डिप्रेशन के शिकार वाले लोग हैं, डिप्रेशन की जो दवाइयां हैं, उस दवाइयों का वो ड्रग कार्टेल से बड़ा रिश्ता है। और उसमें ये डॉक्टर वगैरह सलाह देते रहते हैं कि आप एक काम करिए कि आप घर में मत बैठिए, लोगों से मिलते जुलते रहिए, पार्टीज कीजिए, दोस्तों से मिलिए, अपने चीज को शेयर कीजिए। और आपको अगर लगता है कि लेट नाइट पार्टीज में आप जाइए, लोगों से मिलिए, अपनी बातों को शेयर कीजिए। ये सब कहानियां ये जो मनोचिकित्सक होते हैं, ये बॉलीवुड के लोगों को बतलाते रहते हैं। और फिर ये लोग उस पार्टी में पहुंचते हैं और फिर उस पार्टी में व्हाइट पुड़िये का खेल शुरू होता है। इस तरह का ये पूरा बना बनाया रैकेट है। उसमें जो स्वस्थ हैं बेचारे वो भी फंस जाते हैं। सुशांत जैसा व्यक्ति जो इतना फिटनेस फ्रीक हो, इतना फिटनेस फ्रीक जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी बिलियनर का बेटा नहीं था, वो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा नहीं था, वो किसी फिल्म स्टार का बेटा नहीं था। वो दिल्ली की सड़कों पर संघर्ष किया था, पढ़ाई कर रहा था इंजीनियरिंग कॉलेज में और यहां से वो मुंबई पहुंचा था। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवा हार्डवर्क के। और उसके साथ उसका इंटेलेक्ट था, उसके साथ वो काम कर रहा था। उस शख्स को इस लेडी ने चर्सी का तमगा दिलवा दिया पूरे फिल्म इंडस्ट्री में। चर्सी का तमगा कि ड्रग सुशांत ड्रग लेता है, सुशांत डिप्रेशन में है, दवाइयां खाता है। उसको डॉक्टर के पास ले गया और सुशांत को जब यह बात समझ में आई कि ये क्या सब चल रहा है, तो फिर सुशांत नाटक करके इसकी सच्चाई को जानने की कोशिश करने लगा। और कई बार इसके सामने वो नाटक करता था कि मैं वाकई में डिप्रेशन में हूं। ये नाटक का ये इसने खेल शुरू करवा दिया। वैसा व्यक्ति जो ये फिल्म बनाता हो कि आखिरी ऑल्टरनेट भी, आखिरी विकल्प भी
सुसाइड नहीं हो सकता। अकल्पनीय काम इस लड़की ने किया, अकल्पनीय, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति यह कहता है कि आखिरी विकल्प भी सुसाइड नहीं हो सकता है, अगर आप हार जाएं अपनी जीवन में, आपको लगातार हार का स्वाद चखना पड़ रहा हो और आपको लग रहा हो कि आपकी जिंदगी अब कोई लक्ष्य विहीन हो गई है, तब भी आप आखिरी विकल्प के रूप में मृत्यु को ना चुनें। ये थे सुशांत सिंह राजपूत, और मैं पूरी मजबूती के साथ कह सकता हूं क्योंकि उसी मिट्टी से मैं आता हूं। उस मिट्टी का कोई भी शख्स परिस्थिति से हार करके सुसाइड कर ले, ये इस जन्म में नहीं हो सकता है, हो नहीं सकता। वो उसी कोसी, उसी गंगा की मिट्टी से आया हुआ शख्स था। इम्पॉसिबल। उसको इन माफियाओं ने, सो कॉल्ड परफेक्शनिस्ट गैंग ने प्रचारित करवा दिया पावरफुल गैलरी में। इसीलिए इस शख्स के पाप को अभी आपने पूरा सुना नहीं है। इस शख्स का सगा भाई कहता है कि मुझे इसने पागल घोषित करवाया, मुझे अदालत भिजवाया सिग्नेचर करवाने के लिए, और जब मुझे पूरा डिफेम कर दिया, अदालत में मैं केस जीत गया, और तब मैंने इसे कहा कि तुमने मेरी जिंदगी को नर्क कर दिया है, मुझे पागल घोषित करवा दिया है। सफलता असफलता हर के जीवन में आती है। मैं अगर गोट फार्म खोलना चाहता हूं, बकरे का फार्म खोलना चाहता हूं, तो बुराई क्या है? तो तुम मुझे पागल कह रहे हो, सनकी कह रहे हो, और उसके बाद तुम मुझे अपनी खाला से, अपनी कजन मौसी से शादी करने के लिए कह रहे हो, क्योंकि मेरी एक शादी टूट गई। तो तुमने मुझे फिल्म इंडस्ट्री में, पब्लिक लाइफ में बदनाम किया है, मेरे स्वास्थ्य को तबाह किया है, जबरदस्ती मुझे दवाइयां दी हैं, मुझे घर में रखा है, तो अब तुम्हें कंपनसेट करना पड़ेगा। अदालत से केस जीतने की बात मैं बता रहा हूं। ये कोई और नहीं गया है जिसका शागिर्द है ये रिया चक्रवर्ती। और मैं हैरान हूं कि इस रिया चक्रवर्ती के साथ आजकल बिलियनायर घूम रहे हैं। मैं बिलियनायर को अलर्ट कर रहा हूं, वो दिन दूर नहीं है। अभी तो तुमको तुम्हारे परिवार से काटा है, एक दिन आएगा जब तुम खुद से ही कट जाओगे, और तुम्हें भी कहलवा देगी कि ये भी विक्षिप्त है। ये बहुत शातिर लड़की है, बहुत शातिर। इस लेडी को तुम समझे नहीं, और इस लेडी के शातिराना चाल के पीछे बहुत सारे लोग हैं जो इन्हें प्रमोट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, एक दो लोग नहीं है मित्रों, बहुत सारे लोग हैं। तो आमिर खान ने अपने सगे भाई को 30,000 रुपए महीने के पगार पे अपने यहां नौकरी दी। कल्पना कर सकते हैं आप? 30,000 रुपए। 2 शादी तो ऑफिशियल है, तीसरी को लेके अभी एक गौरी को लेके घूम रहा है। और एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट है जिसका अवैध संतान के बारे में वो ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने आकर के कहा कि ये जो मेरा बेटा है वो आमिर खान का है, जिसका जिक्र फैजल ने भी किया है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब इस बात को भी छुपा लिया उसने। अभी जिस गौरी को लेकर के ये घूम रहा है, ये नालायक व्यक्ति, जिसे मैं नालायक कहता हूं, इसने क्या किया? मुंबई में मार्च में मुंबई में पत्रकारों को बुलाया एक होटल में और कहा कि आप लोग तो बड़े 30 मार खां बनते हैं, आप ढूंढ पाए हमारी तीसरी गर्लफ्रेंड को? अब वो पत्रकार बेचारे क्या बोलते, अरे ये तुम्हारी तीसरी है कि चौथी है कि पांचवी है कि 10वीं है कि 100वीं है, कौन जानता है। तो कहा कि आप ढूंढ नहीं पाए मेरी तीसरी गर्लफ्रेंड को, मैं मिलाता हूं, ये मेरी तीसरी गर्लफ्रेंड है। अच्छा, ये व्यक्ति खुद लड़की बदलने का धंधा करता है, और उसके बाद पब्लिक में आकर के, क्योंकि ये स्टार है, इसकी फिल्में हिट हो जाती हैं, पैसा है इसके पास, तो ये मीडिया वालों को मैनेज करता है। मीडिया वाले इनके खिलाफ नहीं जा सकते हैं क्योंकि पॉपुलैरिटी बहुत अधिक है ना। लेकिन इसके पीछे का चेहरा लोग जानते नहीं हैं।
इस चिकने चुपड़े चेहरे के पीछे का राज। तो ये क्या करते हैं, अपने पत्नियों को जिनके साथ ये अलग होते हैं उनको दबाव डालते हैं। बोला मैं तुमको पैसा दूंगा, ये करो, लेकिन तुम ये बाहर करो कि हम लोग म्यूचुअल दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, ये हैं वो हैं, इसका नाटक करो। ये जावेद अख्तर भी यही करते हैं, सलीम भी यही किए थे।